वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे महिला आरक्षण विधेयक के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे विश्व भर में जितने भी डेमोक्रेसी वाले देश हैं, लोकतंत्र वाले देश हैं, वहां पर सभी में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, चाहे वो डायरेक्ट तौर पे की गई हो या इनडायरेक्ट तौर पर की गई हो। अगर हम अपने देश की बात करें तो आपको पता है कि हमारे देश में विभिन्न वर्गों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। परंतु जो भेदभाव की समस्या है वो लिंग के आधार पर भी होती है, जेंडर के आधार पर भी होती है। तो उस समस्या को खत्म करने के लिए विभिन्न सरकारों ने समय समय पर काफी प्रयास किए हैं और उसी प्रयासों का नतीजा है हमारे पास कि महिला आरक्षण विधेयक, जो कि भारत में अब एक कानून बनकर पूरा हो चुका है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में जितने भी हमारे पास इंपोर्टेंट की फैक्ट्स होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होंगे। क्योंकि अभी हमारे पास जो लोकसभा का इलेक्शन है, आपको पता है कि 1 जून को उसका लास्ट जो फेज होगा पूरा हो जाएगा और 4 जो हमारे पास जून होगी उसमें रिजल्ट आ जाएगा कि अब जो हमारे पास नई सरकार होगी वो किसकी बनेगी। तो जितने भी अभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी एग्जाम्स में आपको पता है कि करंट अफेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है, करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट जो है उसकी रेशियो काफी बढ़ रही है। तो हमारे पास जो है पॉलिटी, और अगर हम बात करें चाहे इलेक्शन की, तो उससे जुड़ा हुआ ये हमारे पास आज का एक टॉपिक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक की, तो इसके लिए हमारे संविधान में जो है 106 106वां संविधान संशोधन किया गया और उसके जरिए जो था इस आरक्षण को एक कानूनी रूप प्रदान किया गया। इससे पहले हमारे संविधान में 105 संशोधन जो है वो हो चुके हैं। तो आप लोगों ने इसका क्रमांक भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका क्रमांक जो है 106, यानी कि हमारे संविधान का यह 106वां संशोधन है। और इस संशोधन के जरिए हमने भारत में जो है महिला आरक्षण की व्यवस्था की है चुनावों या राजनीति के क्षेत्र में। क्लियर। अगर हम थोड़ी सी इसके बारे में कुछ और बात करें कि लोकसभा, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी बिल जो होता है हमारे पास वो तब तक एक्ट नहीं बनता है जब तक वो 3 चरणों से नहीं मिल जाए। तो पहला चरण उसमें प्रमुख जो है उसको हम लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट में उसको जो हम डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। अगर हम बात करें तो लोकसभा ने जो था इसको 20 सितंबर 2023 को जो था इसको पारित किया था। ये जो आपके पास डेट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, इसको भी आप लोगों ने साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आपसे डेट पूछ ली जाती है कि महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा के द्वारा कब पारित किया गया। ठीक है। और हम बात करें तो इससे ठीक अगले ही दिन हमारे पास 21 सितंबर को जो था राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। और राष्ट्रपति की बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी किसी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद जो है वो हमारे पास एक कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति ने इसको ठीक 9 दिन बाद जो है इसको अपनी स्वीकृति दे दी थी। इस डेट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। 29 सितंबर 2023 को जो था राष्ट्रपति ने महिला आरक्षण विधेयक को जो था एक कानूनी रूप से जो था पूरे भारत में इसको, जो अभी जो हमारे पास महिला आरक्षण का कि कब से ये शुरू होगा उसका प्रोसीजर एक अलग है, परंतु अब ये कानून बन चुका है भारत के लिए महिला आरक्षण का। जैसे आरक्षण हम अन्य वर्गों के लिए करते हैं, सामान्य वर्ग से जो हमारे पास दूसरे वर्ग आते हैं। क्लियर। अगर थोड़ी सी हम इसमें बात करें तो इस महिला आरक्षण के द्वारा हमारे पास लोकसभा क्षेत्र में प्लस हमारे पास जो स्टेट राज्य सॉरी जो स्टेट विधानसभा की सीटें हैं, हमारे पास स्टेट विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा प्लस राज्य विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें जो है महिलाओं को अब ये जरूरी होगा कि उनके लिए 1/3 सीटें जो है रिजर्व की जाए, यानी कि 1/3 सीटें जो है आरक्षित कर दी जाए। अगर थोड़ा सा इसको हम परसेंटेज के तौर पर समझे तो 100 में से 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए अनिवार्य होंगी। इससे अधिक हो सकती हैं, परंतु हम इससे कम सीटें जो है वो महिलाओं के लिए नहीं रख सकते हैं। इसमें जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि जो ये हमारे पास आरक्षण होगा ये राज्यसभा प्लस विधान परिषद के लिए आरक्षण जो है नहीं होगा। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने साथ में ध्यान रखना है।
कि एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि जो महिला आरक्षण विधेयक है वो महिलाओं को किस क्षेत्र में जो है दिया गया है। तो पहला है लोकसभा, प्लस उसके बाद हमारे पास जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, जहां जहां पर विधानसभा उपस्थित है। तो दिल्ली में भी हमारे पास विधानसभा है, तो वहां पर भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को रिजर्व करना जो होगा वो जरूरी होगा। साथ में अगर बात करें तो राज्यसभा और विधान परिषद में जो है हमारे पास यहाँ पर ये आरक्षण जो है महिलाओं को नहीं दिया जाएगा, इसकी कोई खास व्यवस्था जो है वो नहीं है। इसके साथ साथ में अगर हमारे पास एक सिमिलर जो पॉइंट है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में एसटी एसटी के लिए भी कुछ सीटों को रिजर्व किया जाता है। तो आपने यहाँ पे साथ में ध्यान रखना है कि जो हमारे पास एसटी और एसटी के लिए जो रिजर्व सीटें हैं वो सिर्फ लोकसभा में ही हैं, राज्यसभा में जो है ऐसी कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था जो है हमारे देश में नहीं है। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, महिलाओं का जो पक्ष है उसको हम कहते हैं कि लिंग के आधार पर जो रिजर्वेशन दी जाती है। परंतु अगर हम ऐसे बात करें रिजर्वेशन की, तो जो हमारे पास लोकसभा के क्षेत्र में या फिर विधानसभा के क्षेत्रों के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो सिर्फ जो है पुरुषों की, हम यहाँ बात कर रहा हूं मैं, एसटी और एसटी की बात की जा रही है, तो उसमें राज्यसभा में ऐसा रिजर्वेशन का कोई प्रावधान जो है नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इस आरक्षण से पहले की बात करें कि इस आरक्षण से पहले जो था महिलाओं की जो थी इसमें क्या स्थिति थी, महिलाएं इसमें जो था इस क्षेत्र में कहां स्टैंड कर रही थी, उनकी स्थिति क्या थी। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में इससे पहले महिलाओं को स्थानीय स्तर पर जो था वो आरक्षण जो था हमारे पास दिया जाता। स्थानीय स्तर पर यहाँ का इसका मतलब क्या है, स्थानीय स्तर पर हम दो चीजों को इंक्लूड करते हैं, एक हमारे पास पंचायत के लेवल पे और दूसरा हमारे पास नगर पालिका के लेवल पे। इन दो क्षेत्रों को हम स्थानीय स्तर पर काउंट करते हैं और इनमें महिलाओं के लिए जो था वो 1/3 सीटों का प्रावधान जो था वो किया गया था कानून के माध्यम से। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पास 1992 में, ठीक है, 73वां और 74वां संशोधन जो किए गए थे, ये दोनों संशोधन जो थे हमारे पास, ये महिलाओं को जो था स्थानीय स्तर, महिलाओं को कौन सा स्थानीय स्तर पर जो था वो प्रतिनिधित्व जो था प्रदान करते थे राजनीतिक क्षेत्र में या चुनाव के क्षेत्र में। अगर आप इसको इस तरह समझें, पर आप लोगों ने ध्यान रखना है ये किस किस जो था संविधान संशोधन के द्वारा पॉसिबल हो पाया था। तो 73 के द्वारा पंचायतों के लिए और 74 के द्वारा नगर पालिका के लिए जो था हमारे पास ये जो हमने महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की थी उनको कानून बना के, तो हमने इन संशोधनों में जो था उसके पूरे प्रोसीजर को चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने पूरा किया था। अगर थोड़ा सा हम बात करें कि हमारे पास जो, मैं यहाँ पर पंचायत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर हमारे पास जो अनुच्छेद 243D है, अनुच्छेद नंबर को भी आप लोगों ने साथ में लेना है, किस किस आर्टिकल में हमारे पास संविधान में क्या क्या लिखा गया है। जो आर्टिकल 243D है ये हमारे देश में जो है वो एससी एसटी और महिलाओं के लिए जो है वो आरक्षण की व्यवस्था करता है चुनाव के क्षेत्र में। 243D, यहां पर जो सबसे विशेष बात है जो की गई है कि हमारे पास जो एससी और एसटी पुरुष होंगे या पुरुष जो जनसंख्या होंगी, एससी एसटी की जनसंख्या के लिए जो रिजर्वेशन दी जाएगी पंचायत के स्तर, ठीक है, तो वो जो होगी हमारे पास वो जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के आधार पे जो होगी वो कि कितनी सीटें जो है हम एसटी वर्ग के लिए रखेंगे, कितनी एसटी वर्ग के लिए रखेंगे। तो उन सीटों को जो है जनसंख्या के आधार पे हम लोग काउंट करेंगे, जनसंख्या के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे। परंतु महिलाओं की स्थिति थोड़ी इसमें अलग थी। महिलाओं के लिए कहा गया है कि हम महिलाओं के क्षेत्र में जो है इन सीटों को 1/3 से कम जो है वो नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास आर्टिकल 243D के अनुसार है, संविधान में लिखी हुई, ठीक है। एसटी एसटी की सीटों का जो वर्गीकरण होगा जनसंख्या के आधार पर, और महिलाओं की सीटों का इसमें हमारे पास कोई कॉन्ट्रडिक्शन, कोई विरोधाभास नहीं है। तो हमारे पास महिलाओं को जो होगा पंचायत के स्तर पर 1/3 सीटें जो होंगी वो रिजर्व हमें
करनी पड़ेंगी। ये थोड़ी सी स्थिति हमारे पास इस विधेयक से पहले की स्थिति थी। अगर हम इसके आगे की बात करें अभी थोड़ी सी, हमारे पास 2021 में जो आधिकारिक डाटा हमारे पास आया था, हमारे पास विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो होता है लोकतंत्र के जो इंडेक्स होते हैं वो जारी किए जाते हैं इलेक्शन से संबंधित, या वहां पर कितनी महंगाई है, महंगाई के स्तर में हमारा देश जो है इस साल या अगले वित्त वर्ष में कहां हम रह सकते हैं, इसमें विभिन्न देशों को शामिल किया जाता है। तो अगर हम देखें तो 2021 के डेटा के अनुसार जो था, भारत में 18 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों ने महिलाओं को स्थानीय स्तर का यहाँ पर मतलब होता है पंचायत और नगर पालिकाओं के, जो है हमारे पास 50% आरक्षण की व्यवस्था जो है वो की हुई है। ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। पर मैं ये जो आरक्षण आपको 50% महिलाओं के लिए बता रहा हूँ, ये स्थानीय स्तर का है, यानी कि पंचायत और नगर पालिकाओं। इसमें कुछ बात करें हम कुछ राज्यों की, जैसे हमारे पास राज्य उत्तराखंड को आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है, बिहार को आप इसमें रख सकते हैं, इसमें आप छत्तीसगढ़ को इसमें रख सकते हैं, असम को आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। आपको 18 राज्य जो हैं वो याद करने जरूरी नहीं है, परंतु आपको ये याद रहना चाहिए कि हमारे पास जो है कुल 18 राज्य हैं जो महिलाओं को स्थानीय स्तर पर 50% आरक्षण का जो है वो कानूनी प्रावधान जो है करते हैं। क्लियर। अगर हम बात करें थोड़ी सी इसके पहले की, इसकी पृष्ठभूमि जो है क्या क्या रही है, कि इससे पहले इस विधेयक पर कब कब इसको संसद में लाया गया, कब कब इसके बारे में कुछ काम हुआ। जैसा कि कोई भी विधेयक होता है वो कभी भी सरकार एक झटके से लेकर नहीं आती है, उसमें धीरे धीरे सुधार किए जाते हैं। पिछली सरकार मान लेते हैं कोई विधेयक लेके आ रही है, उसमें कुछ खामियां होती हैं, तो अगली सरकार में खामियों को दूर करके या उसमें कुछ और सुधार करके जो उसमें परिवर्तन करने योग्य बातें होती हैं, उन सभी को जो है उसमें ऐड करके जो है विधेयक नया लाया जाता है, जो बाद में हमारे पास एक नया कानून बनता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस विधेयक को 1996 में 1996 में जो था एच.डी. देवगौड़ा उस समय जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा। तो हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान रखना कि सर्वप्रथम जो था वो महिला आरक्षण विधेयक संसद में लाया गया, तो वो एच.डी. देवगौड़ा की सरकार द्वारा 1996 में लाया गया। इसके बाद थोड़ी सी अगर बात करेंगे तो उसके बाद 1998 में भी इस विधेयक को लाया गया, परंतु उसमें आपको पता है कि लोकसभा का निलंबन हो गया। फिर 1999 में भी इसको लाया गया, उसके बाद 2002 में इस विधेयक को लाया गया, और उसके बाद 2003 में इस विधेयक को लाया गया, और उसके बाद इस विधेयक को 2008 में लाया गया। यहाँ पे सभी ईयर आप लोगों को याद रखना जरूरी नहीं है, परंतु जो सबसे पहले जो हमारे पास लाया गया था, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने जो है महिला आरक्षण विधेयक को किसकी सरकार ने या किस में या किस वर्ष जो था सबसे पहले संसद में पेश किया गया था, तो 1996 आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद भी एक दो बार हमारे 2008 में भी हमारे पास लोकसभा जो थी समाप्त, निलंबन हो गया था ये, अब हमारे पास 2008 में, जैसे आपको 2009 में इलेक्शन हुए थे तो नई सरकार बनती है। तो जब भी जो कोई पुराना बिल होता है जो लोकसभा और राज्यसभा उसको पास कर चुकी होती है, परंतु उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली होती है, कुछ और कारण भी हो सकता है, तो वो बिल हमारे पास अपने आप ही लैप्स यानी कि खत्म हो जाता है। उस बिल को नए सिरे से जो है अगली लोकसभा में पेश करना पड़ता है। तो ये जो मैंने आपको 1996 बताया और एच.डी. देवगौड़ा, इनका नाम भी आप लोगों ने साथ में ध्यान रखना है। ये तो था हमारे पास इस विधेयक से जुड़ा हुआ थोड़ा सा कि इससे पहले ये विधेयक जो है कब कब जो है वो संसद में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें वर्तमान विधेयक की कि इस विधेयक में जो था किन किन बातों को ऐड किया गया और उन बातों के द्वारा जो है महिलाओं के लिए क्या क्या जो है वो प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आर्टिकल 330 ए और दूसरा हमारे पास आर्टिकल 332 ए, ये दोनों आर्टिकल हमारे संविधान में जोड़े गए ताकि हम महिलाओं के लिए
लोकसभा और राज्य विधानसभा के क्षेत्रों में और राज्य विधानसभा के क्षेत्रों में जो है महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का जो है वो प्रावधान कर सकते हैं। उसके दो जो मैंने आपको अभी आर्टिकल बताया इनको आप लोगों ने ध्यान रखना, 330A और 332A। क्लियर। इसके साथ में एक और आर्टिकल इसमें जरूरी है हमारे पास, आर्टिकल 334A। अब इसमें यह बात लिखी गई है कि महिलाओं को यह आरक्षण कैसे मिलेगा, इसका प्रोसीजर कैसे होगा। ठीक है, इसमें बात लिखी गई है कि जो हमारे पास में महिलाओं को आरक्षण होगा ये कब मिलेगा। ठीक है, तो ये आरक्षण भी महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। ये ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको बताया कि 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी, ये कानून बन गया तो महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था शुरू होगी। इसके लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है, लिखा गया है कि महिलाओं को आरक्षण किस तरह ये चरणबद्ध तरीके से मिलेगा, और उसका जो वर्णन है 334A आर्टिकल में हमारे पास किया गया है। ठीक, तो इस कहा गया है कि ये आरक्षण कब स्टार्ट होगा। तो हमारे पास जब ये बिल पास हो जाएगा, जो कि हमारे पास बिल अभी 29 सितंबर को पास हो गया है, इस बिल के पास होने के बाद जो हमारे पास पहली जनगणना होगी। क्लियर, इस प्रोसीजर को ध्यान रखना है आप लोगों ने, जो पहली जनगणना होगी कब। अब हमारे पास ये बिल पास वाला प्रोसीजर फंक्शन या इसको हम एक लेवल कह सकते हैं, लेवल ये तो पार हो चुका है, बट इसके बाद जो पहली जनगणना होगी उसके बाद जो हमारा परिसीमन होगा, जो हमारे पास परिसीमन होगा, उस परिसीमन के बाद जो होगा हमारे पास महिलाओं को ये आरक्षण मिलना जो है शुरू हो जाएगा। क्लियर, अगर हम थोड़ा इसको और डिटेल में समझें कि 334A में लिखा गया है कि महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा वो बिल पास होने के बाद जो पहली जनगणना होगी और उसके बाद जो परिसीमन होगा, उस परिसीमन के बाद जो है ये महिलाओं के लिए जो है 1/3 आरक्षण जो होगा वो बन जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा उसके मिलना महिलाओं को। क्लियर, अगर हम बात करें कि इसमें और क्या क्या बातें लिखी गई हैं साथ में, इसमें साथ में लिखा गया है कि जो महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को आरक्षण, उसके लिए अलग से परिसीमन होगा, उसके लिए भी परिसीमन होगा। यानी कि जो हमारे पास एक परिसीमन तो अलग से होगा, परंतु जो महिलाओं को हम आरक्षण देंगे उसके लिए भी एक परिसीमन जो होगा वो अलग से किया जाएगा। क्लियर, साथ में जो होगा इसमें एक और बात लिखी गई है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हमने एक बार महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था कर दी तो अब ये हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा। इसमें व्यवस्था की गई है कि यह जो है 15 वर्ष तक ही होगा, 15 वर्ष तक। अगर हमने इसको इससे ज्यादा बढ़ाना है तो संसद इसको अधिनियम बनाकर या कानून बनाकर, संसद अधिनियम बनाकर जो है इस समय में विस्तार कर सकती है, संसद अधिनियम बनाकर विस्तार कर सकती है। परंतु शुरुआत में जो होगा ये हमें सिर्फ 15 वर्षों के लिए ही मिलेगा महिलाओं को। ठीक है, जो 1/3 आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, अगर हमने इस अवधि में विस्तार करना है तो संसद इसमें अधिनियम बनाकर जो है वो विस्तार कर सकती है। इसके बाद अगर हम लोग इसमें बात करें, महिलाओं को जो ये होगा ये रोटेशन पद्धति के आधार पे मिलेगा, रोटेशन पद्धति के आधार पे जो होगा ये आरक्षण मिलेगा, रोटेशन पद्धति। और ये जो रोटेशन पद्धति है यहाँ पर, इसमें टाइम ड्यूरेशन लिखा गया है 10 वर्ष की, हर 10 वर्ष के बाद जो होगा रोटेशन होगा। और साथ में ये भी लिखा गया है इसमें कि ये जो होगा हमारे पास 10 वर्षों के बाद ये परिसीमन के बाद होगा। यहां तक आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो रोटेशन पद्धति है इसमें 10 वर्ष के बाद जरूरी है कि हम उस रोटेशन को दोहराएं, इन चीजों को चेंज करें हम उसमें। ठीक है, अगर थोड़ी सी हम इसमें एक और बात हमें साथ में जोड़ें, रोटेशन पद्धति के बाद जैसा हमारे पास बार बार जिक्र हो रहा है परिसीमन का, तो इससे पहले अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में 1952, 1962, 1972 और 2002 में जो था वो परिसीमन जो है वो हो चुका है। यानी कि अगर आपसे पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन हो चुका है, तो भारत में जो है अभी तक कुल जो है
वो 4 बार जो है परिसीमन हो चुका है अभी तक, 2002 में, 1972 में, 1962 में और 1952 में। अगर बात करें जो अभी हमारे पास लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जो हमारे पास 1971 में जनगणना जो हुई थी, 1971 में जो जनगणना हमारे पास हुई थी, और उस जनगणना के बाद जो 1972 में जो परिसीमन हुआ था, उसके आधार पर ही हमारे पास सीटों को अभी तक वर्गीकृत किया गया है। और उसी के आधार पर भी जो हमारे पास अभी तक जो इलेक्शन है वो वैसे हो रहे हैं कि उस जिले में इतनी सीटें आएंगी लोकसभा की, राज्यसभा की, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी विशेष राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें होंगी और विधानसभा की कितनी सीटें होंगी। क्लियर। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें साथ में, और जो आपके पास इंपोर्टेंट इसमें की पॉइंट्स होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे भारत में जो है देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति जो है चुनाव या राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कम है। अगर हम बात करें 17वीं लोकसभा की, जो हमारे पास 2019 से इसका कार्यकाल 2024 तक था, इसमें जो महिलाओं की हिस्सेदारी थी वो सिर्फ 15% तक ही थी। परंतु अगर बात करें पहली लोकसभा की जो कि 1952 में थी, तो उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी जो थी वो 5% थी। ठीक है, तो अभी हमने इसमें 10% का सुधार तो किया है, परंतु आपको पता है कि हमारे पास जो है महिलाओं की जनसंख्या का जो अनुपात है वो इससे कई गुना ज्यादा है। तो ये वृद्धि कुछ खास वृद्धि हम इसको नहीं मान सकते। साथ ही अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में महिलाओं का जो अनुपात है वो सिर्फ 9% के आसपास है। तो इन आंकड़ों से आपके पास और स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पास जो है आरक्षण महिलाओं के लिए कितना जरूरी है। विधानसभा में अगर आप देखें तो 9% के आसपास, जबकि आप देखेंगे तो लोकसभा में हमारे पास 15% के आसपास कुल महिलाएं हमारे पास मौजूद थी। क्लियर। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसमें और बात करें, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश में जो है वो 18 राज्य ऐसे हैं जो महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। उसके लिए उन्होंने जो है यहाँ पर 7 में स्टेट लिख दिया मैंने, 18 स्टेट। ठीक है, जो है हमारे पास महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। उसमें सबसे प्रमुख जो है हमारे पास वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो है हमारे पास वो 56.02% जो है महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रिजर्वेशन की व्यवस्था करता है। सबसे कम जो है इसमें उत्तर प्रदेश का नंबर है। उत्तर प्रदेश हमारे पास जो है वो 33.34% जो है महिलाओं को जो है आरक्षण की व्यवस्था करता है। साथ ही हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें इस आरक्षण की, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है आरक्षण जो है कुल मिला के एवरेज निकाली जाए तो 45.61% जो है महिलाओं को जो है स्थानीय स्तर पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। क्लियर। उत्तराखंड सबसे अधिक 56.02, उत्तर प्रदेश में 33.34% सबसे कम। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है एवरेज है कि 45.61% है। परंतु ये जो आंकड़े हैं हमारे पास स्थानीय स्तर के हैं, यानी कि पंचायत प्लस नगर पालिका के स्थानीय स्तर के जो है ये आंकड़े मैंने भी आपको बताए। इससे ऊपर के जो मैंने अभी आपको बताया 15%, ये लोकसभा के आंकड़े हैं जो हमारे 17वीं लोकसभा के। अब थोड़ा सा हम इसमें राज्यों में भी थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर हमारे पास तो जो है लोकसभा प्लस विधानसभा में, तो यूपी में जो है आंकड़ा है जो है 12% के आसपास है। अगर हम देखेंगे हरियाणा में जो है 9% के आसपास है। पंजाब में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आंकड़ा है हमारे पास 7% के आसपास जो है आंकड़ा वहां पर महिलाएं हैं जिनकी भागीदारी लोकसभा प्लस विधानसभा में कितनी कम है। नागालैंड की जो हमारे पास स्थिति देखेंगे थोड़ी सी इससे और बुरी स्थिति है। नागालैंड में जो है 2.56% जो है महिलाओं की हिस्सेदारी है चुनाव के क्षेत्र में। ऊपर वाले आंकड़े में आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये लोकसभा प्लस विधानसभा की है और नीचे जो है हमारे पास स्थानीय स्तर के हैं। क्लियर। अगर हम इसमें एक लास्ट पॉइंट सबसे इंपोर्टेंट डिस्कस करेंगे कि 2006 में पहला राज्य जिसने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान किए थे, तो हमारे पास वो राज्य था बिहार।
इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। और बिहार के बाद दूसरा राज्य था हमारे पास, वो था सिक्किम, जिसने महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी स्थानीय स्तर पर 50%। क्लियर। तो इसके साथ में अभी लास्ट में एक पॉइंट और आपने ध्यान रखना है कि इसका पर्यायवाची समानार्थी कुछ भी कह सकते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी हम लोग इसको जो है वो जानते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मैंने यहाँ पे एक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थे कुछ पॉइंट थे जो मैंने अभी आपको बताए महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े हुए। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।